नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बखबर में आज हम बात करेंगे कोरोना के बारे में। दरअसल कोरोना का जिन या भूत या आप बीमारी जो भी कहें, वायरस फिर एक बार बोतल से बाहर है और उसने फिर दुनिया को चिंता में डालना शुरू कर दिया है। अभी वो बहुत मारक नहीं है, लेकिन चिंता में तो डाल ही दिया है। आज हम इसलिए इस पर बात कर रहे हैं कि देश के लोग चिंतित तो हों, लेकिन इससे डरे नहीं, क्योंकि इसका नया रूप पिछले रूप से कमज़ोर है। और हमने उस कोविड-19 का मुकाबला किया है जो 24 घंटे में आदमी की जान ले रहा था। हम कह सकते हैं कि दुनिया भर में भारतीय ऐसे लोग हैं जिनका जीवट भी ज़्यादा है, लड़ने की ताकत ज़्यादा है और उसके साथ साथ शारीरिक क्षमता बाकी लोगों से भले ही कुछ भी कहा जाए, लेकिन जो उनका एक तरह का इम्यून सिस्टम है वो उन देशों से स्ट्रांग है जो विकसित राष्ट्र कहे जाते हैं। आज हम इसी पर बात करेंगे क्योंकि JN1 नया वेरिएंट है इसका, और इसके माकूल इंतजाम अभी देश में हुए तो नहीं है, लेकिन इसका जो माकूल इंतजाम है, प्रबंध है, वो सिर्फ सजगता है, एहतियात है, मास्क लगाना है, हाथ धोना है। जो पुराने हम पिछले 2 साल में काफ़ी हमको रट गए थे कि कोरोना से बचने के क्या करना है। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ रहेंगे हमारे देश के जाने माने डॉक्टर भुवनेश गर्ग। टेलीफोन लाइन पर रहेंगे इस बार स्काइप के बजाय, क्योंकि वो अभी भोपाल के बाहर है, यात्रा कर रहे हैं, रास्ते से हमसे बात करेंगे। इसके अलावा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे पत्रकार सामाजिक कार्यकर्ता श्री कमल राठी जी, और स्काइप पे जुड़े हैं हमारे साथ हमारे पत्रकार साथी देवदत्त दुबे जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर भुवनेश गर्ग जी के साथ। भुवनेश जी, हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं? उनसे जैसे हमारा संपर्क होगा हम उनसे रहेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले चर्चा की शुरुआत आपसे कर लेते हैं। राठी जी, दरअसल ये JN1 वेरिएंट है और इसके संक्रामक होने की तो खबरें हैं कि ये फैलता बहुत तेज है, लेकिन ये जानलेवा नहीं है। कोविड-19 का जो पहला रूप आया था वो कम खतरनाक था, लेकिन जब उसका दूसरा वेरिएंट आया था वो खतरनाक था, और उसके बारे में कहा जाता है कि वो 24 घंटे में भी आदमी को कोलैप्स कर रहा था। आज अगर उसको वो वायरस आया है तो हो सकता है कि कल रात तक उस समय मरीज की मौत हो जाए, लेकिन अब हम पहले से ज़्यादा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो गया है, लोग सजग हो गए हैं। आपकी राय, ये कितना ज़्यादा समाज के लिए खतरनाक होगा और समाज के लोग इससे बचने के लिए क्या करें? देखिए, जिस दिन कोविड का वायरस आया उसी दिन ये तय था कि मैं रुकूंगा आपको। राठी जी, हमारे साथ डॉक्टर भुवनेश जी से हमारा संपर्क हो गया है। भुवनेश गर्ग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार करता हूँ। दरअसल आपके चेहरे के साथ लोग जब बात सुनते हैं तो ज़्यादा असरदार होता है, लेकिन कोई बात नहीं, आप यात्रा में हैं, भोपाल के मध्य प्रदेश के बाहर हैं। ये जो कोरोना वायरस का नया वेरिएंट आया JN1, आपने बातचीट में पहले भी कहा था कि कुछ दिनों में ज़रूर एक ऐसा वायरस आएगा जिसकी लोग चर्चा करेंगे कोरोना की, लेकिन वो केवल मार्केट का होगा, वो ड्रग्स के जो लोग होते हैं उसके लिए होगा, जनता के लिए मारक कम होगा, ये धंधे का वायरस ज़्यादा होगा। आपकी राय, इसमें लोग क्या एहतियात बरतें? कोई नई चीज़ इसमें अगर है तो ज़रूर बताएं, और वरना तो पहले आपने लोगों को रटवा दिया है कि विटामिन D लें, आप एक्सरसाइज करें, पसीना बहाएं और अच्छा खान पान करें, यही इसके सबसे ज़्यादा बचने के उपाय होते हैं। अभी जो नया वेरिएंट है उसको लेकर आपका क्या सोचना है? बिल्कुल ठीक बात है राघवेंद्र जी, कि जैसे हमने पहले भी लगातार कहा है, फिर एक बार उसी बात को दोहरा रहे हैं जी, कि पहली बात तो वायरस का ट्रीटमेंट खुले में रहना है, अच्छा खाना खाना है, और जितना हो सके उतना आपको पहले 3 दिन एंटीबायोटिक दवा नहीं लेना है। अब यहाँ इशू ये है कि जैसे ये भी हमने कहा था कि बार बार वायरस लाए जाएंगे, क्योंकि माफिया के मुंह खून लग गया है, तो ये स्थितियां तो बार बार दोहराई जाएंगी। जनता जितनी सतर्क रहेगी जो उसका अपने लिए अच्छा है। दरअसल ये जो वायरस है इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये देश में इसकी तादाद तो कम है, लेकिन ये स्प्रेड ज़्यादा होता है, फैलता बहुत तेज है, और इसलिए इसके संक्रामक होने की वजह से इसके खतरे बढ़ गए हैं। अगर कोई लापरवाही करेगा तो शायद उसको दिक्कत आए, उसको अस्पताल में भर्ती होना पड़े, ऑक्सीजन लेवल उसका कम हो सकता है, लेकिन जान का जोखिम कम से कम होगा, ऐसा इसके बारे में कहा जा रहा है। जी नहीं, आप देखिए, ये चल रहा है सब जगह समाचार के जरिए, दवा कंपनियों के जरिए, कि ये भी तो वायरस के लक्षण पता ही नहीं पड़ेंगे और ये पूरा जानलेवा होगा। हम पब्लिक को कैसे डराएं, ये माफिया का सबसे बड़ा इशू है, और माफिया पूरी ताकत से उस पर लगा हुआ है। अभी जो चीज़ निकल के आई थी कि ये जो सारा मामला है कि वो
चीन से निकला, फिर जहाँ से उसका ओरिजिन हुआ था पहली बार, उसके बाद अभी ये अमेरिका पहुँच गया। अमेरिका में भी काफ़ी तादाद में लोगों को इसने अपनी चपेट में लिया था, लेकिन वहाँ जो मृत्यु दर है वो काफ़ी कम थी। जितनी पहली बार जब कोविड-19 आया और उसके बाद का दूसरा वेरिएंट था, उसकी तुलना में ये जो JN.1 है, इसकी मारक क्षमता कम है, लेकिन इसके संक्रमित या इसके संक्रमण होने की ज़्यादा वो गति मानी गई है। राघवेंद्र जी, पिछले 2 दिन से हमने पहले भी लगातार कहा है कि समाचार पत्रों को, मीडिया को ना तो आंकड़े दिखाना चाहिए, ना मौत का परसेंटेज बताना चाहिए, लेकिन आप देख लीजिए लगातार सब खबरें चल रही हैं कि आज यहाँ इतने मिले, आज यहाँ इतने मर गए। ये एक पैनिक क्रिएट करने की स्टेज होती है। आपका नहीं पता चलेगा तो लोग आराम से आपके अगल बगल से निकल जाएंगे, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि ये कोविड का मरीज आपके बगल में बैठा था, तो आप उसी क्षण बीमार पड़ जाएंगे जी। तो इशू ये है कि सब सुरक्षित रहें, डरे नहीं, जितना हो सके अच्छे से अच्छा भोजन लें, जितना हो सके खुली हवा में धूप में रहें और भीड़ से बचें, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। और जो पुरानी चीज़ें हैं कि मास्क लगा के चलें, वैसे भी वायु प्रदूषण ज़्यादा है तो मास्क लगाने से तो लंग्स की जो दिक्कतें हैं वो कम होगी, और उसके अलावा बहुत सारे जो बीमारियों की चपेट में आते हैं, खासतौर से सर्दी के मौसम में जो बुजुर्ग और बच्चे हैं वो इससे बचेंगे। तो डॉक्टर साहब, आप अगर वक्त हो तो हमारे साथ बने रही, टेलीफोन लाइन पर हम फिर से लौटेंगे आपके पास। जी डॉक्टर साहब, हमारे साथ कमल राठी जी, सामाजिक कार्यकर्ता, वो आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। जी राठी जी। डॉक्टर साहब नमस्कार। मैं ये पूछ रहा था डॉक्टर साहब कि अभी वैसे भी सर्दी का मौसम है और सर्दी खांसी सबको जनरली हो जाती है, तो क्या बुजुर्ग और कोमोबिलिटी वाले जो पेशेंट हैं, जिनका हार्ट की या बीपी की या अन्य कोई ज़्यादा गंभीर बीमारी है, तो क्या उन्हें इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन वगैरह लेना चाहिए? कि इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन 50 साल से ज्यादा उम्र का कोई भी व्यक्ति ले सकता है। हर साल इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन का रिवाइज फॉर्मेट आता है, वो आने वाले वायरस के हिसाब से बनाया जाता है और ये हम सब बीमार लोगों को लगवाते हैं और उसमें कोई नुकसान नहीं है अगर कोई उसको लगवा रहा है तो। वही आपसे पूछा था, मतलब अगर लगवाते हैं तो सर्दी खांसी से तो कम से कम बचत हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, बच्चों के लिए भी क्या ये लगाया जा सकता है? आपने वैसे 50 साल की उम्र बताई है कि 50 से ऊपर के लोग इसको लगा सकते हैं, लेकिन क्या एहतियात के तौर पर बच्चों को भी ये लगाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। 50 साल से ऊपर जो भी, वो भी जिनको ज्यादा डर है, डॉक्टर, नर्सेज, बीमार, बुजुर्ग, बच्चों में सेल्फ इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है, उनको किसी तरह के इलाज की कोई जरूरत नहीं है, वो खेलते कूदते अपनी इम्यूनिटी डेवलप कर लेते हैं, उनको बिल्कुल नहीं छेड़ा जाना चाहिए। तो बिल्कुल राठी जी, और कोई सवाल आपका या अपनी बात आपका है? नहीं, मैं खास इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन का ही बता रहा था कि जनता को भी पता लग जाए कि लगना चाहिए। जी, मतलब बुजुर्ग भी हैं और संभावना ज्यादा है वो लगवाएं। जी। तो हमारे साथ आप फोन पर बने रहिए। अभी तक जो हमारे पास पुराने आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि मध्य प्रदेश में तो अभी जो 3 दिन 4 दिन की बात है या 1 हफ्ते की बात है, सिर्फ 3 इस वायरस के मरीज हैं जो JN.1 कहा जाता है कोरोना का, उसके 3 एक्टिव केस हैं। पुरानी अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में 10,786 लोगों की 2 साल पुरानी जो केसेस है उसमें उनकी मौत हुई थी कोरोना में, और देश भर में ये जो आंकड़ा था लगभग 4 करोड़ 50 लाख के आसपास था। लेकिन देश के जो लोग हैं उन्होंने एहतियात बरता, मास्क का इस्तेमाल किया, हाथ और सफाई की व्यवस्था की, हाथ वो बराबर धोते थे, तो इसके चलते काफ़ी चीज़ें बच गई और लोगों की जान बची। चपेट में तो आया, लेकिन इसकी शुरुआत केरल से हुई अपने यहाँ। मध्य प्रदेश में दोबारा की बात करें, केरल से महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाद ये फिर पूरे देश में JN.1 का जो संक्रमण है वो फैल रहा है। लेकिन उसकी सबसे खास बात है कि अभी इसकी तादाद बहुत कम है। पूरे देश की बात करें तो JN.1 जो वेरिएंट है उसके सिर्फ 21 मामले हैं। ये बहुत बड़ी संख्या नहीं है। हमारे चर्चा करने का मकसद पैनिक क्रिएट करना नहीं, बल्कि लोगों को बताना है कि इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। हमने इसके बड़े बड़े वेरिएंट का मुकाबला कर लिया है और उसको भारत ने चारों खाने चित किया है। मैं ये संवाद इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देश की आबादी अब हो गई है करीब 150 करोड़ के आसपास, और ऐसे में दुनिया भर के लोग कहते थे कि भारत में जो मेडिकल सिस्टम है, जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, वो बड़ी कमज़ोर है। तो यहाँ तो बड़ी तादाद में लोग मरेंगे और अस्पताल भर जाएंगे, सड़कों पर जगह नहीं मिलेगी। लेकिन पिछली बार ये मंजर देखने को नहीं मिला। ये देश की जनता और सरकार दोनों की वजह से था। राठी जी, आपकी राय फिर मैं देवदत्ती से पूछूंगा इस मामले में। सर बिल्कुल, जितना मैंने WHO को सुना है ये वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है जी। पिछला जो आया था वेरिएंट ऑफ कंसर्न था, तो उनकी कंसर्न ज़्यादा थी। अभी इंटरेस्ट है, इस पर जाँचें चल रही है, आगे भविष्य बताएगा कि ये कितना नुकसानदायक है या नहीं है। रही बात टेस्टिंग की, आप कह रहे हैं तो ठीक है, ये मुझे लगता है कि मॉक ड्रिल जैसे होती है, फायर वाले करते हैं, हॉस्पिटल वालों को भी करना चाहिए। तो ये कोविड एक ढंग से मॉक ड्रिल कराता है,
तो इस मॉक ड्रिल का हमें उपयोग करना चाहिए हमारी स्वास्थ्य सुविधाओं को अपडेट करने के लिए। जैसे जैसे कोविड अपडेट हो रहा है या उसके वेरिएंट चेंज हो रहे हैं, तो मुझे लगता है स्वास्थ्य सेवाएं जो हिंदुस्तान की कमजोर जिसे कहा जाता है या माना जाता है, ये कोविड के बाद थोड़ी अपडेट हुई थी। अब मुझे लगता है ऐसे वेरिएंट आएंगे तो इनको भी अपडेट वैसी होते जाए, ज़्यादा पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और बधाई दूंगा कि आप हमेशा कोविड से आगे रह के लोगों को सतर्क किया, लोगों को अनुभवी और बहुत ज्ञानवान डॉक्टरों से आपने रूबरू करा के लोगों को उस बारे में जागरूकता लाई। इस कारण से वो विटामिन डी और अन्य जो आपने चीज़ें बताई थी, तो उससे लोगों को काफ़ी लाभ भी हुआ। तो मुझे ये लगता है कि हम पहले से प्रिपेयर्ड हैं, कोविड को हम समझते हैं, पहली बार में नया था, तो हमें जैसे विकसित देश जापान और इस जगह मास्क लगाने में लोग हंसते नहीं है, परहेज नहीं करते हैं। तो अगर आप भीड़ भरी जगह जा रहे हैं तो वैसे भी आपको मास्क लगाना चाहिए। हम भोपाल की बात करें, अगर आप कोलार रोड पे चल रहे हैं तो वहाँ के प्रदूषण को देख के मुझे लगता है मास्क लगाना अति आवश्यक है कि आप जो सर्दी खांसी अन्य जो मौसमी बीमारी उससे बच सके। बाकी इम्यूनिटी के लिए दादी माँ के नुस्खे, आपके बड़े बुजुर्गों के बताए नुस्खों का पूरा उपयोग करें, खाना अच्छा खाएं जैसा हमारे डॉक्टर साहब हमेशा बताते रहे, और उनके कारण काफ़ी लोगों को लाभान्वित हुए, हम भी उनमें से एक हैं। जी दुबे जी, दरअसल अभी जो बात की जा रही है वो सिर्फ एहतियात बरतने के लिए, जैसे डॉक्टर गर्ग साहब ने भी कहा कि जो 50 से ऊपर के हैं वो वैक्सीन लगा सकते हैं, वो उसका टीका लगा सकते हैं। खासतौर से जो खांसी बुखार सर्दी जुकाम के ज़्यादा पीड़ित होते हैं उनके लिए, जो हार्ट के पेशेंट हैं, जो शुगर के हैं और जो गंभीर बीमारी के। लेकिन अभी इस पूरे मामले में अच्छी खबर यह है कि देश में सिर्फ इसके 21 केस हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो सिर्फ इंदौर में इसके 2 केस मिले हैं, 2 पेशेंट मिले हैं। JN1 वेरिएंट जो इसका है उसकी बात हम करें तो चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। सरकारें एहतियाती कदम उठा रही हैं, जो मीडिया है उसके जरिए इसका प्रचार भी हो रहा है, लेकिन प्रचार के चलते दवा बाजार की भी एक तरह से इसकी पूरी लॉबी होती है। ऐसा डॉक्टर भुवनेश्वर जी कई बार इसकी चर्चा भी करते हैं और वो कहते हैं कि ये जो पूरा भय का मामला है, भय बाजार भय फैलाता है, उसके बाद दवाइयाँ बेचते हैं और दवा बेचने के बाद ये वेरिएंट अपने आप ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन ये ख़त्म खबरों में किए जाते हैं, ना तो ये पहले ज़्यादा होते हैं और ना उसके बाद ये कम होते हैं, सामान्य गति से चलते रहते हैं। आपकी राय? बिल्कुल, किसी चीज का यदि भय व्याप्त हो जाए तो फिर उसमें थोड़ी सी बात भी आदमी को कपकपा देती है। तो इस सदी की सबसे भीषण त्रासदी से हम सब गुजर चुके हैं, जिसमें खासकर सेकंड दौर का जब कोरोना आया था, वो जब याद करते तो आज भी लोग दिल दहल जाते हैं। जो सीन थे, जो मंजर थे, आपने तो खैर बहुत करीब से देखा है। तो इस कारण इस दुनिया में सब प्रकार के लोग हैं जो इस भय में भी दोहन करने के लिए, अपना बाजार पनपाने के लिए इस भय को वैसे ही बताते हैं जैसे टार्च बेचने वाला कभी कहता है कि ले लो नहीं तो अंधेरे में गड्ढे में गिर सकते हो, सांप काट सकता है, तो आदमी तुरंत ले लेता है। तो ऐसे ये भय का बाजार है। लेकिन हम और आप सबको ये समझना भी पड़ेगा कि सुरक्षा में ही सावधानी है। हम यदि शारीरिक रूप से अपनी जो व्यायाम गतिविधियां करते रहें तो ये हमारी वैसे भी इम्यूनिटी भारत देश की सबसे अच्छी मानी गई है, क्योंकि हम बहुत रफ टफ जिंदगी जीने वाले लोग हैं। तो ये तो अमेरिका में भी प्रभाव नहीं दिखा पा रहा ये वाला वेरिएंट, तो यहाँ कुछ नहीं हुआ। लेकिन देखिए आप जिस तरह से वो जो भी माफिया है वो किस तरह से भयभीत करने लगा है। 6 की मौत हो चुकी है, ये यहाँ फैल रहा है, इतने देशों में फैल रहा है। तो ये तो अब स्वाभाविक वैसे ही रहने वाला है, जैसे मलेरिया कभी गया नहीं, डेंगू अभी भी देखो कितना चल रहा है। ऐसे बहुत सारी बीमारियां, इस तरह से कोरोना भी आएगा जाएगा, लेकिन अब उतनी भयभीत होने की जरूरत नहीं है। हम सब वैक्सीनेट हो चुके हैं और अब सब उसकी सावधानियां भी समझ चुके हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मुझे लगता है कि अब तो सबको निर्भय होकर अच्छी जिंदगी जीना चाहिए और उसमें ज्यादा भयभीत हो रहे, हाँ सावधान अवश्य रखना चाहिए। खासकर भीड़ वाले जब इलाकों में जाएं तो वहां मास्क लगा के जाएं और जो धूप में बैठने की व्यायाम, कई बार दुबे जी डॉक्टर गर्ग ने हमारे इस चैनल पर बहुत सारी बातें ऐसी कही थी जो उनके कहते समय तो हम सोचते थे कि क्या पता कितनी सच होंगी या नहीं होंगी, लेकिन बाद में वो चीज़ें सही निकली। जब ये वेरिएंट नहीं आता, इसके पहले भी डॉक्टर गर्ग ने, हमने जब पिछले करीब 8-10 महीने पहले चर्चा की थी, तब उन्होंने कहा था कि इसके तो वेरिएंट आते रहेंगे और बाजार भी इसके वेरिएंट लाएगा
और वो भले ही फर्जी हो, हवा में हो, सर्दी जुकाम भी एक तरह का कोविड कह सकते हैं, वो डराने के लिए है। और इसमें कई बार जो WHO नाम की संस्था वो भी इसमें शामिल होती हुई नजर आती है। पता नहीं वो कितनी शामिल है कि नहीं है, लेकिन इस पूरे बाजारवाद में, इस पूरी माफियागिरी में जो बड़ी संस्थाएं हैं उसके भी शामिल होने के कई बार संकेत और आशंकाएं होती है। डॉक्टर गर्ग से पूछेंगे कि ये जो सारे मामले, आपने तो कहा कि खान पान ठीक रखें, विटामिन डी की बात करें, जो डॉक्टर राठी जी ने पूछा था आपने उसकी भी बात की कि वो आप टीका लगवा सकते हैं, वैक्सीन लगा सकते हैं, लेकिन अब ये अगर ये खतरनाक होता है तो क्या सच में कुछ दवा की जरूरत पड़ेगी? मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ, आपसे सवाल था कि अगर कहीं ये भारत में बहुत फैलता है, मान लो इसकी संख्या बढ़ती है, तो क्या किसी अलग किस्म की दवाई की जरूरत पड़ेगी या सिर्फ जो अपनी दवाएं हैं सामान उसी से ठीक हो जाएगा? ये बिल्कुल नहीं फैलेगा अनटिल अनलेस की पैनिक मचा के इसको फैलाया जाए और लोगों को पकड़ पकड़ के अस्पतालों में बंद किया जाए, जो कि वायरस का बिल्कुल उल्टा उपचार होता था। जितनी भी डॉक्टरी दवाइयों से और कमरों में बंद कर करके जो मरीज मारे गए हैं, उन सबके खिलाफ क्रिमिनल अपराध आज तक दर्ज नहीं हुआ। वो दवाइयां जिन्होंने, जब हम मार्च 2020 में पहले आर्टिकल में आप याद कीजिए, हम कह रहे थे कि वायरस का इलाज एंटीबायोटिक कभी नहीं है, ये हमारी किताबों में लिखा है। उसके बाद भी एंटीबायोटिक खिलाई गई। रेमडेसिविर को लेके दवा कंपनियों से लाखों करोड़ों रुपए के प्रिवी पर्स लेकर बड़े बड़े डॉक्टरों ने इसके रेमडेसिविर के पक्ष में बयान दिए कि रेमडेसिविर लगना चाहिए। क्या कालाबाजारी फैली, जबकि स्वाइन फ्लू, मार्स, इबोला में ये एंटीबायोटिक, ये रेमडेसिविर पूरी तरह से खारिज कर दी गई थी कि इसके कोई परिणाम नहीं है, बल्कि ज्यादा मौतें हुई हैं। और यही हुआ, अस्पतालों में भर्ती होकर दवाइयां, एंटीबायोटिक, रेमडेसिविर देकर, एजिथ्रोमाइसिन देकर लोगों को मार डाला गया। मैं खुलेआम इस चीज को पूरे होशोहवास में देता हूं कि स्वाइन फ्लू और मर्स और इबोला में जो दवा कारगर नहीं थी, उस दवा को बाजार ने फैलाया, लोगों ने पैसे लेके फैलाया, उसमें सब तरह के लोग शामिल थे और एक व्यवस्था को खराब किया गया। यहाँ सब लोगों को होशियार रहना है कि वायरस में पहले 3 से 5 दिन किसी दवाई, किसी एंटीबायोटिक की कोई जरूरत नहीं है। आपका खान पान, इम्यूनिटी बढ़ाने वाली दवाइयां और धूप बेहद इंपॉर्टेंट है। अभी डॉक्टर साहब, लेकिन एक खबर ये थी कि कोविड के समय काफ़ी ऑक्सीजन प्लांट देश में लग गए थे और उसके चलते ऑक्सीजन की कमी नहीं हो पाई थी, क्योंकि पहले दौर में ऑक्सीजन की कमी की वजह से भी कई लोगों ने जान गंवाई थी। लेकिन जैसे ही ये कोविड का असर कम हुआ तो फिर से वो ऑक्सीजन प्लांट बंद हो गए। क्या उनको दोबारा से चालू करने की ज़रूरत पड़ेगी? एक तो ये बात लोगों में चिंता की बनेगी आज नहीं तो कल, क्योंकि ऑक्सीजन की बात भी इसमें होगी। और जहाँ तक उज्जैन संभाग की बात है, ग्वालियर की बात हम करें तो वहाँ 42% जो ऑक्सीजन प्लांट है वो काम नहीं कर रहे हैं। ग्वालियर में करीब 36% ऑक्सीजन प्लांट जो है वो बंद हो गए हैं या वो अभी वर्किंग की स्थिति में नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं तैयारी करने की तो ज़रूरत पड़ेगी कि आईसीयू वार्ड ठीक से रखें, जो दवा की व्यवस्था है वो ठीक से की जाए। इस पर मेरे ख्याल से जो प्राइवेट सेक्टर है उसको भी अलर्ट होने की ज़रूरत है, और जो सरकारी महकमा है, सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ भी इन चीज़ों को ठीक ठाक करने की ज़रूरत है। हर साल 50 से 60 लाख लोग सिर्फ चेस्ट इन्फेक्शन से मरते हैं दिल्ली में। हर साल 1 से 1.5 करोड़ रुपए सड़कों पे मर जाते हैं लोग एक्सीडेंट में। कितनी सुविधाएं ठीक हुई, कितने लोगों को इमरजेंसी में ट्रीटमेंट मिलता है। हमें किसका इलाज पहले करना चाहिए? इन बीमारियों का इलाज, वायरस की ये बीमारियों का इलाज घर में खुले में रहकर है, अच्छा भोजन करने से है। और ऑक्सीजन प्लांट लोगों ने पैसा लूटने के लिए बनाए थे, वो सारे प्लांट डम पड़े हैं, कोई प्लांट काम नहीं कर रहा। इसी स्थितियों के लिए हमको, अगर हम 99% मरीजों को खुले में रख लेंगे तो सिर्फ 1% के लिए जो उपस्थित व्यवस्थाएं हैं वो कारगर होंगी। इसका मतलब है कि जो पहले बात कही जाती थी वो आज भी कारगर है या उतनी मुफीद है कि लोग खुले में रहने के साथ साथ पेड़ पौधे लगाएं, और जहां जहां पेड़ पौधों की संख्या ज़्यादा होगी, जहां जहां वायु का शुद्धता रहेगी, वहां इस तरह के वायरस जो है या वेरिएंट कम खतरनाक होंगे, कम नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन जो हमारे पास अभी आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि देश में कर्नाटक राज्य है जहां 9 इसके मरीज मिले हैं, नए वायरस के जो नया वेरिएंट है। तेलंगाना और पुडुचेरी में 4 नए मामले आए हैं, दिल्ली और गुजरात में 3 हैं, और पंजाब और गोवा में 1 मामला है। मध्य प्रदेश को जोड़े तो यहाँ के भी 3 इसमें अगर जोड़ दिए जाए, 2 पेशेंट इंदौर के हैं। इस तरह से कुल संख्या अभी 21 ही है, और संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन जैसा कहा जा रहा है पिछले हफ्ते भर से कि ये नया वायरस आ गया, भारत में भी आने वाला है, और उसकी एंट्री भी अब हो गई है, और धीरे धीरे संख्या उसकी बढ़ेगी। आप देखिए कि जिस ढंग से केंद्र सरकार ने इस पर इनिशिएटिव लिया है, राज्य सरकार को निर्देशित किया है,
और हर राज्य के मुख्यमंत्री, हर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इस बात की चिंता कर रहे हैं कि अगर इसकी संख्या बढ़ती है, इसमें मरीज बढ़ते हैं, तो किस ढंग से अस्पतालों को तैयार किया जाए। मुझे लगता है कि इस आड़ में हमें अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने का एक मौका है, इसको जरूर हमें उपयोग करना चाहिए। डॉक्टर गर्ग। ठीक बात है, यही मैं कह रहा हूँ कि हमारे रोड एक्सीडेंट में घायल होने वाले लोगों को प्राइमरी ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता, हमारे दूसरे लोगों को इलाज नहीं मिल पाता, और हम एक वार्ड स्पेसिफिकली बना के रखना चाहते हैं। इसकी बजाय हमको व्यवस्थाएं मजबूत करना चाहिए कि हर 50 कदम पे आपको कम से कम सुविधा मिलने की व्यवस्था हो, जिसको जरूरत है उसको ऑक्सीजन दवाइयां बराबर मिलें। इसमें सभी तरह के मरीज आते हैं, हमको ये नूरा कुश्ती बंद करना चाहिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो मैं फिर कहता हूं बार बार कि सरकार की मजबूरी है कि उसको 150 करोड़ के डर, भय और आतंक को संभालने के लिए ये सब घोषणाएं करनी है, ये सब नियम कानून लाने हैं, लेकिन इससे पब्लिक को नहीं डरना चाहिए। सरकार अपने लेवल पे बहुत अच्छा कर रही है। मोदी सरकार ने पिछले 3 साल में कोविड में बहुत अच्छा काम किया, और उसको आगे बढ़ाए जाने के लिए मोदी सरकार को और हेल्थ से जुड़े सभी लोग, खासतौर से हमारे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया जी को ये भरोसा मिलना चाहिए कि जनता उनका साथ देगी, भीड़ में नहीं जाएगी, मास्क पहनेगी, अच्छा भोजन लेगी। मैं समझता हूँ हम इस बीमारी पे फिर से कब्जा कर लेंगे। बिल्कुल। राठौर जी, आपकी राय, क्योंकि जो हाईवे हैं वहाँ हॉस्पिटल अगर बन जाते हैं तो उसके दो तीन तरह के फायदे होंगे। एक तो हाईवे पर जो एक्सीडेंट होते हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि बड़ी तादाद में लोग दुर्घटनाओं से मर जाते हैं, बड़ी तादाद में लोग वायु प्रदूषण के कारण जो बीमारी होती है उससे मर जाते हैं। अगर हाईवे के अस्पताल हैं, जो कस्बों के अस्पताल हैं, वो बेहतर हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि कोरोना से तो लोग बचेंगे ही बचेंगे, बल्कि और तरह की जो दुर्घटनाएं होती है, बीमारी होती है, उससे भी बच जाएंगे। तो कोरोना एक बहाना है, इसमें हम अपनी व्यवस्थाओं को बेहतर कर सकते हैं और लोग भी अलर्ट हो सकते हैं। राठी जी। बिल्कुल, मैंने ये कहा था कोरोना एक मॉक ड्रिल के रूप में काम कर सकता है। और जैसा कि आपने कहा कि ऑक्सीजन प्लांट बंद पड़े, तो ऑक्सीजन क्या सिर्फ कोरोना के मरीज को लगता है? ऑक्सीजन हर ढंग के मरीज को आवश्यक है। वहां इसलिए लगाया गया था कि सुविधा ढंग से वहीं हॉस्पिटल में ही ऑक्सीजन बन के मरीजों को मिल जाए, बाहर से लाना ना पड़े। तो ऐसे प्लांट अगर बंद हैं तो सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। अगर आईसीयू बेड आपके पास नहीं है तो गंभीरता से लेना चाहिए। तो मुझे लगता है कोरोना का बहाना है, मॉक ड्रिल होनी चाहिए। अगर ये बंद है तो इस पे सख्त कदम उठाया जाना चाहिए। सिर्फ ऑक्सीजन कोरोना के मरीज को आवश्यक है, ये कहीं से भी कहीं तक लागू नहीं है। बिल्कुल, हर ढंग के मरीज को लगता है। आज प्राइवेट हॉस्पिटल में आप देखिए, उनके पास पूरी व्यवस्था होती है, क्यों सरकारी हॉस्पिटल इनमें पीछे चलता है? लोगों का विश्वास नहीं है। तो मुझे लगता है अब नए मुख्यमंत्री हमारे मध्य प्रदेश में आए हैं, नई ऊर्जा के साथ आए। हमेशा जब कोई नई ऊर्जा के साथ आता है तो कुछ नया एक कदम आगे ही ले जाता है। तो माननीय मुख्यमंत्री को आते से नया वाला JN1 कोरोना ने स्वागत किया है। तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी को स्वास्थ्य सुविधाओं पे एकदम से धड़ल्ले से, जैसे उन्होंने नॉइस पोल्यूशन पे किया, तत्काल कोई एडवाइजरी जारी करना चाहिए और सारे अस्पतालों को सुचारू रूप से एकदम फिट कर देना चाहिए कि लोग प्राइवेट में जाना भूल जाए। उनके बारे में तो कहा जाता है कि वो पहले डॉक्टर ही बनने वाले थे, बाद में उन्होंने डॉक्टरी छोड़कर वो दूसरे उन्होंने शिक्षा प्राप्त की है। तो वो पहले डॉक्टरी कर रहे थे, उनका बेटा डॉक्टर है और उनके नाम के आगे भी वैसे भी डॉक्टर लिखा हुआ कि वो डॉक्टर मोहन यादव है। तो ये बहाने हैं, बीमारियों के चलते हम अपनी व्यवस्था को ठीक करें। देवदत्त जी, दरअसल एलोपैथी का भी सवाल नहीं है, इस बहाने आयुर्वेद और होम्योपैथी की जो चिकित्सा पद्धति है उसको भी मजबूत करना चाहिए, क्योंकि कई दफ़े हर जगह, हर कस्बे गांव में एलोपैथी नहीं होती है। अगर वहां आयुर्वेद और होम्योपैथी के डॉक्टर होंगे, वो भी इस तरह की बीमारी से लोगों को बचा सकते हैं और वो पैथी भी कारगर होती है जीवन बचाने में। आपकी राय, इस बहाने हम सतर्क हो जाएं, हमारी स्वास्थ्य चिकित्सा सेवाएं बेहतर हो जाए, ये एक मौका है हमारे सामने। बिल्कुल, जैसे हमारा योगा हो गया, विदेशों में फिर योग हमने अपनाना शुरू किया। ऐसे हमारा कोरोना के समय काढ़ा कितना बिका, विदेशों में कितना उसको पिया गया, काढ़ा ही काम आया। तो आयुर्वेद तो वो पद्धति है जिसमें आप इतने मजबूत अंदर से स्ट्रांग बन सकते कि इस तरह के वायरस कोई अटैक या प्रभावित कर नहीं सकते। लेकिन ये तात्कालिक नहीं रहता है, ये लगातार आप जीवन में जब उसको अपनाते जाते हैं, अपनी बॉडी को स्ट्रांग कर लेंगे तब उपयोग होगा। तो आयुर्वेदिक तो जीवन में बचपन से लेकर अंत तक की क्रिया है, जिसके सानिध्य में रहने से हम लगता है स्वस्थ रह सकते हैं। बिल्कुल, एलोपैथी तो बाद में आई है। जब बच्चा गांव में और पुराने जमाने में जब परिवारों में बच्चे पैदा होते थे और लोग बीमार पड़ते थे, तब वो देशी नुस्खे काम आते थे। अदरक का रस हुआ, शहद हुआ, लहसुन हुए, ये बहुत सारी चीज़ें जो बीमारी से बचाती थी और इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करती थी। डॉक्टर साहब, कोई आपकी अंतिम टिप्पणी इस पूरी चर्चा पे हो जाए तो हम इसका समापन करें।
राघवन जी, बिल्कुल मेरा बहुत करबद्ध निवेदन है सभी मित्रों से, खासतौर से मीडिया के मेरे मित्रों से, कि इस बीमारी को जितना हो सके फैलने से रोकने के लिए इसके प्रचार प्रसार के ऊपर अंकुश लगवाने की कोशिश करें। हम आंकड़े ना दिखाएं, हम मौत ना दिखाएं, हम संक्रमण ना दिखाएं, तो मुझे लगता है कि पब्लिक खुद ब खुद इस बीमारी से फिर से पार पा जाएगी। और अगर किसी को लगता है कि उसको किसी तरह का सर्दी जुकाम बुखार हुआ है, जो कि इस मौसम में होता ही है, हमने कहा था साल में 6 बार मौसम बदलता है और 6 बार वायरस आते हैं। हर बार वायरस अपनी नई मारक क्षमता लेके आता है, लेकिन वो आपके शरीर को मजबूत करने के लिए आता है। हम वायरस को देवदूत कहते हैं, वो आपकी इम्यूनिटी बूस्टर का काम करते हैं। उसको एंटीबायोटिक से मत डराइए, उसको किसी ऐसी चीज से मत परेशान करिए कि कमरे में बंद हो गए, धूप बंद हो गई, खाना बंद हो गया, डर लगने लगा। ये स्थितियां ना बनेंगी तो मुझे लगता है कि जनता वापस इस बीमारी से जीत जाएगी। यूं भी 150 करोड़ हैं हमारे देश में, कहाँ आएगा कोरोना। बिल्कुल कह सकते हैं कि कोरोना तो फैल रहा है, लेकिन हम उसको मीडिया के जरिए, अखबारों की खबरों के जरिए, टीवी में खबर दिखाकर, चैनल में चर्चाएं करके ना फैला। आज की चर्चा का तो सिर्फ इतना मकसद है कि ये कोरोना वायरस कमज़ोर है, हम लोग उससे ज़्यादा ताकतवर हैं और इस पर हमने पहले भी जीत हासिल की है, आगे भी जीत हासिल करेंगे। इसको फैलने से वायरस तो फैलेगा कम, हम चर्चा करके उसको ज़्यादा फैला रहे हैं, तो चर्चाएं भी कम हो, एहतियात बरतें, स्वस्थ रहें, मजबूत रहें, अच्छा खान पान करें। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने चर्चा में हिस्सा लिया। देवदत्त जुबेर जी आपका साधुवाद, और राठी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस पूरी बातचीत में अपने विचार व्यक्त किए। तो कुल मिलाकर नया वेरिएंट आया, लेकिन वो कमज़ोर है, उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। हम इस बार उस पर फिर विजय हासिल करेंगे। तो बखबर में सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।